दोस्तों, आपने आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा कि किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है तो उसे अपना आईपीओ लाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आईपीओ लाने का प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी और बीएससी पे, किसी पे भी, तो ये प्रोसेस क्या होता है उसका और ये काम कैसे करता है? तो इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं कि आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है और इसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन-कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होता है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करती हैं, अपने पूरी कंपनी का कुछ हिस्सा रिलीज़ करती हैं। किस लिए करती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पब्लिक में से कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा सके और उसकी हिस्सेदारी खरीद सके। तो इसको कहते हैं आईपीओ। ओके। किसी भी छोटी कंपनी को क्या करना होता है, कोई स्टार्ट होती है कंपनी तो सबसे पहले क्या करती है, वो पैसे लेती है, किससे, फ्रेंड से लेती है, फैमिली से पैसे लेती है, ताकि उसको क्या कर सके, उसको बड़ा कर सके, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी कंपनी आगे बढ़ती है तो क्या करते हैं, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जो कंपनी था वो एक शहर में था, उसको 2-3 शहरों में ले जाना चाहती है। तो क्या करेंगे, वो फिर क्या करेंगे, वो जाएंगे एंजल इन्वेस्टर्स के पास में। एंजल इन्वेस्टर्स कितनी मदद कर पाते हैं, वो हो सकता है आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आपको दे दे आपकी कंपनीज को बड़ा करने में। ठीक है। लेकिन इतना पैसा सफिशिएंट नहीं होता है किसी कंपनी को और ज़्यादा बड़ा करने में। एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं आपकी कंपनी को बड़ा करने में हेल्प भी करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है, आपको 1-2 शहरों से हट के आपको 10-20 राज्यों में ले जाना है, तो आपको क्या है, 1-2 करोड़ से काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 100-200 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, एंजल इन्वेस्टर से फिर कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट ये एक बहुत बड़ा फर्म होता है जो कंपनीज को बड़ा करने में मदद करते हैं, उनकी कुछ इक्विटी लेके। ठीक है। जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते हैं, आप इनके पैसे भी लौटाते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, आप इक्विटी की हिस्सेदारी भी लेते हैं, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं। बहुत सारी कंपनी से जो प्रॉफिट शेयरिंग भी लेती है, तो इस तरह से भी होता है। लेकिन आपने 10-20 राज्यों में 1-2-4 जो भी आपने एक्सपेंड करना था कर लिया, लेकिन अभी आपको और कंपनी बड़ी करनी है और ज़्यादा। आपको ग्लोबल लेवल पे लेके जानी है, इस कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जानी है। तो आप 1000-2000 करोड़ की मान लीजिए आपको ज़रूरत है। ठीक है। 1000 CR की आपको अगर मान लीजिए ज़रूरत है, तो उतना तो पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट देगा नहीं। हो सकता है आपको 2000 करोड़ की ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो इतना तो पैसा आपको वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं देगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं पब्लिक के पास में। पब्लिक से कहते हैं कि आप हमारी कंपनीज में पैसा लगाओ, हमारी ओनरशिप खरीदो, और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी, जो पैसा आप दोगे वो कंपनी हम बड़ी करने में लगाएंगे, और जैसे जैसे बड़ी होगी आपका जो पैसा होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है। अब कोई भी कंपनी डायरेक्ट तो नहीं आएगी आपके पब्लिक के पास में, आपके पास में, कि आप मुझे पैसे दो और मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो जो पैसे उठाती है पब्लिक से कंपनीज, वो आईपीओ के थ्रू उठाती है। ठीक है। अब जो सारा वीडियो आज होने वाला है वो आईपीओ के आसपास होने वाला है। आईपीओ का सारा प्रोसेस किस तरह से होता है वो सारी चीज़ों पे होगी। ठीक है। तो वो आईपीओ के थ्रू लाती है। तो क्या करती है, पब्लिक आईपीओज में पैसा लगाती है, कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर इनको बेचना होता है, तो अपने ओनरशिप को बेच के अपना जो भी प्रॉफिट रहता है उसको वो निकाल लेते हैं। तो ये होता है आईपीओ, जिससे पब्लिक जिसमें पैसे लगाती है पब्लिक और पैसे कमाती है। ओके। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। तो इसके कारण 3 हो सकते हैं। ठीक है। एक तो हो गया आपका एक्सपेंशन।
कोई भी कंपनी अपने ग्रोथ के लिए लाती है आईपीओ, उसके बिजनेस को बड़ा करने के लिए आईपीओ लेकर आती है। दूसरा वजह हो सकता है कि वो अपने डेप्ट को, जो उसने कर्ज लिए होते हैं, उसको जो है ख़त्म करने के लिए लाती है आईपीओ। या फिर जो पुराने इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाए होते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, इनको भी तो आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आईपीओ लाती है कंपनी, जिसमें से जो भी पैसा आईपीओ के थ्रू इकट्ठा होता है, वो क्या करती है, अपना कंपनी को एक्सपेंड करने में भी लाती है, पैसे इस्तेमाल करती हैं, प्लस अपने डेप्ट को भी ख़त्म करने के लिए, प्लस जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको निकालने के लिए भी ये पैसे इस्तेमाल होते हैं। ओके। अब इसका प्रोसेस क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा हायर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर इनको कह सकते हैं मर्चेंट बैंक, ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं। तो उनको सबसे पहले हायर करना होता है। जो एबीसी टायर कंपनी है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, टायर कंपनी है, वो जाती है XYZ कैपिटल के पास में कि मुझे आईपीओ लाना है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो XYZ जो कैपिटल रहती है, वो उनके आईपीओ को लाने में इनकी हेल्प करती है। जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सारा का सारा क्या कौन देखता है, XYZ कैपिटल देखती है। क्यों देखती है, किसे, क्योंकि इसे प्रॉफिट लेना होता है। कैसे, जैसे जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो जो ABC टायर कंपनी है उनसे कहती है कि देखो जितने का भी तुमको आईपीओ लाना है, फॉर एग्जांपल आपको 10,000 करोड़ का आईपीओ लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 10,000 करोड़ का जो हम खुद की जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आपको 10,000 करोड़ ला के दूंगा, ठीक है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर का अगर मैं ला पाया तो वो प्रॉफिट जो रहेगा वो मेरा रहेगा। अगर इससे कम हुआ तो जो भी लॉस रहेगा वो मैं बियर करूंगा। ये जो XYZ कैपिटल होती है ये इनका कमिटमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले XYZ करती क्या है, सबसे पहले वो रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड, सबसे पहले कंपनीज का रेपुटेशन देखती है, ट्रैक रिकॉर्ड देखती है कि आज तक ये जो कंपनी है परफॉर्म कैसे करी है, इसका रेपुटेशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक के बीच में। तो ये क्या करती है, सबसे पहले ये चेक करती है। उसके बाद ये भी चेक करती है कि प्रायर रिलेशनशिप इनके किसके साथ में ये लोग टाई अप हैं, कौन कौन है जो इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखता है कि इनका प्रायर जो है रिलेशनशिप किसके किसके साथ में है। उसके बाद में क्या देखती है, क्वालिटी एंड रिसर्च देखती है। क्वालिटी एंड रिसर्च क्या होता है कि जो भी जिस तरह से भी ये काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये टायर बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसका जो टायर है वो किस तरह से है, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, इनका क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें ये लोग चेक करते हैं। ये जो XYZ कैपिटल है ना, ये सारी चीज़ें देखती है। इतना देखने के बाद में फिर क्या करती है वो, उसके बाद में फिर दूसरा प्रोसेस आ जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या देखती है, ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे अंडर राइटिंग। ये अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटिंग में ये 3 तरह के कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो ये होता है कि ये फर्म कमिटमेंट करते हैं कि जितना पैसा आपको ज़रूरत है वो हम सब ला के देंगे, ठीक है। दूसरा बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट करते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी को जितना भी चीज़ें हैं वो हम खुद के दम पे करेंगे और सारी चीज़ें करके आपको ला के देंगे। यहाँ पर इनका काम ख़त्म हो जाता है। जो भी चीज़ें देखती है वो XYZ कैपिटल ही देखती है, ठीक है। और ये होता है सिंडिकेट अंडर राइटिंग ये इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल इनको 10,000 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब 10,000 CR की ज़रूरत है, तो इतना बड़ा फंड एक कंपनी को एक फर्म को लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है। तो ये क्या करेंगी, ये हायर करेंगी, ये क्या करेंगी, एक सिंडिकेट बनाएंगी 10 इन्वेस्टमेंट बैंक का, और उनको बोलेंगे कि 1,000 करोड़ आप सबको क्या करना है, लाना है, ठीक है।
वो कहाँ से लाना है आगे देखेंगे। तो इस तरह से सिंडिकेट बनाती है आपकी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए। जो कंपनीज होती है इनके जो भी इनको आईपीओ में पैसे की ज़रूरत है वो उसको लाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है कंप्लाइसेंस एंड फाइलिंग। कंप्लाइसेंस फाइलिंग क्या होता है कि जैसे सेबी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एनएससी और बीएससी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपनीज के भी एक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको कंपाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये XYZ कैपिटल करेगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि सबसे पहले ये देखेगी कि इनका बिजनेस क्या है, ठीक है, इसमें कितने प्रमोटर होल्डर्स हैं, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि इनका जो भी पैसा आता है वो किस तरह से खर्चा होता है, इनके बिजनेस प्लान्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इनका जो पास्ट फाइनेंशियल डेटा है वो कैसा है। जैसे जो पिछला साल गया, मान लीजिए कि कोई पिछला साल गया, वित्तीय वर्ष गया, तो उसमें इन्होंने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, वो सारी चीज़ें वो देखती है XYZ कैपिटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगी या किसमें, ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग में। ओके, ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम देखते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, ठीक है। अब 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है तो ये क्या कर रहे हैं, ये 20% रिलीज कर रहे हैं केवल कंपनी की वैल्यूएशन का। तो 20% का कितना हो गया आपका, 2,000 करोड़ हो गया, ठीक है। अब 2,000 करोड़ इनको निकालना है, ठीक है। ये आप इनका इशू साइज हो गया 2,000 करोड़, कंपनी की वैल्यूएशन थी कितना, 10,000 करोड़। अब इसका साइज रखना चाहते हैं, साइज क्या होगा इसका, मान लीजिए कि इनको चाहिए कि 200 रुपया इनका जो है एक शेयर का प्राइस होगा, ठीक है। एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, वो 200 रुपये रहेंगे। उसके बाद में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इशू कितने किए जाएंगे, 200 रुपये के हिसाब से, 2,000 करोड़ के हिसाब से, ये हो गया आपका 10 करोड़ शेयर हो गए, ठीक है। तो इसका जो है 10 करोड़ शेयर वो रिलीज करेंगे। अब इसमें क्या रहता है कि कोई भी जब आप आईपीओ लाते हैं कोई भी कंपनी, तो उसमें लॉट में रहता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 10,000 करोड़, 10 करोड़ वो शेयर्स आ रहे हैं तो आपको बस एक ही शेयर बाई करनी है, तो एक ही शेयर आप जो है बाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये लॉट्स में होते हैं, आपको लॉट में बाई करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक लॉट में 50 शेयर होते हैं, ठीक है, एक लॉट में 50 शेयर। तो अगर एक लॉट में 50 शेयर हैं तो फिर अगर 200 रुपये के प्राइस के हिसाब से देखी जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लॉट साइज का जो प्राइस होगा रहेगा जिसको हम इन्वेस्ट करेंगे वो 10,000 रुपये का रहेगा, ठीक है। वो आप इन्वेस्टमेंट कितने कर रहे हैं, 10,000। और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 50 नहीं 51 शेयर चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप जो है लॉट में मल्टीपल में ही बाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 50 शेयर है तो अगर आपको बाई करना है तो आपको 2 लॉट बाई करेंगे तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 शेयर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से होता है। अब देखिए, जो भी आईपीओ लाती है वो दो तरीके से आती है आईपीओ। एक होता है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस क्या होती है कि जो भी कंपनी है वो कहती है कि मैं एक शेयर का प्राइस 200 रुपये रखूँगा, चाहे आप जो है उसको बाई करें चाहे ना करें, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह से अभी नहीं होता है। अभी जो जिस तरह से शेयर रिलीज किए जाते हैं या फिर आईपीओ आती है वो होती है बुक्ड प्राइस इशू। बुक्ड प्राइस इशू होता क्या है ये समझ लेते हैं। बुक प्राइस इशू में क्या होता है, प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड मतलब इस तरह से कि जो किसी को पता नहीं रहता है, अ, इसमें मान लीजिए एक 200 रुपये है तो वो क्या करेंगे कि एक प्राइस बैंड बनाएंगे, 20% का उसमें गैप रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है 180 रुपये से लेकर 200। किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में जाएंगे और कहेंगे कि जो है जो प्राइस इशू हुआ है वो हुआ है जो है 180 से लेके 200। अब वो जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक है किसी के पास में जाती है तो वो इस तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि मिनिमम 180 रुपये एक शेयर के हिसाब से वो बाई करें और मैक्सिमम वो 2,000 और 200 रुपीज़ तक वो लगाएंगे प्राइस, ठीक है।
यानी कि फ्लोर प्राइस क्या हुआ, इसमें फ्लोर प्राइस होती है और कैप प्राइस होती है। फ्लोर प्राइस कौन है, 180, 180 से नीचे नहीं हो सकता, प्लस 200 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता उसका प्राइस। वो जिनके पास में भी जाएंगे कन्विंस करने के लिए कि इसमें पैसा लगाओ, तो वो इसी तरीके से होता है। ओके, तो ये होती है प्राइसिंग इस तरह से। किस तरह से होती है, एक होता है फिक्स्ड प्राइस, एक होता है बुक्ड प्राइस इशू। चौथे स्टेप में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये क्या करती है, XYZ कंपनी ये जाती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के पास में, QIB के पास में। QIB कौन लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके साथ ही साथ में कौन लोग होते हैं, ये और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जाएगी कहाँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में। ये लोग कौन होते हैं, ये अरबपति खरबपति होते हैं, जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, और किसके पास में आते हैं, उसके बाद में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में, हम जैसे लोगों के पास में आते हैं, जिनके पास भी पैसा होता है लगाने के लिए। ये इनके पास में आते हैं, अपना जो भी इनके पास में फाइलिंग होती है वो लेके कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब जैसे ही वो हमारे पास में आते हैं, हम उसके जो भी फाइल्स रहती हैं जिन्होंने तैयार किया होता है, हम उसको देखते हैं। जो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, ठीक है, तो या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बायर होते हैं, ये क्या करते हैं, वो अपना कंसेंट देना शुरू करते हैं कि उनको कितने लॉट्स बाई करने हैं, कितनी चीज़ें उनको कितना बाई करना है, वो सारी चीज़ें वो अपना रुझान देना शुरू कर देते हैं इसके पास, XYZ के पास में। अब जितनी भी कंपनी ये इसने रिलीज़ किया होता है, उस वो XYZ कैपिटल कितने लोगों को कितनी प्रायोरिटी देती है, कितना एलोकेशन होता है शेयर्स का। तो ये समझ लो कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं वो 50% तक का होल्ड करते हैं। ठीक है, 15% इनके पास में होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और 35% ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको एलोकेट होता है, जो बाई करते हैं। ओके, सातवां स्टेप आता है हमारा लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब लिस्टिंग की बारी आती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बिडिंग होती है। बिडिंग कितने दिन के लिए चालू होती है, 3 से 5 दिन के लिए रहती है। ठीक है, ये कैसे होती है, कभी कभी क्या होता है, मैंने बताना भूल गया आपको, कि कभी कभी होता है कि जितना उनको पैसे की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल उनको 2000 करोड़ की ज़रूरत थी, ठीक है, तो उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं बिड करने के लिए या फिर बाई करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं बाई करने के लिए, तो वहाँ पर जो भी आपको शेयर अलॉट होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है लॉटरी सिस्टम से। ठीक है, वो होता है लॉटरी सिस्टम से। लॉटरी सिस्टम में कोई भी गारंटी नहीं है कि किसको कितना लॉट जो है वो एलोकेट होगा। कोई गारंटी नहीं है कि किसको कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 से 5 दिन के अंदर ही हमको करना होता है। जो भी आपके पास में ब्रोकर रहता है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो IPO में। अब ब्रोकर की बात हो रही है तो पेटीएम मनी एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि अच्छा कर रहा है। इस पेटीएम जो ब्रोकर है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पेटीएम मनी एक बेहतरीन इंटरफेस वाला है जहाँ पर आपको आसानी से हर चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे आपको जो है NPS में आपको मान लीजिए कि इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, या फिर IPO में इन्वेस्ट करना है, हर तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और प्लस अगर कोई हमारे लिंक के थ्रू ओपन करता है डीमेट, तो हम उसको एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो कि वर्थ ऑफ 10,000 से भी प्लस है। ठीक है, उसको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे ये कोर्स। तो जल्दी से आप जाइए, लिंक से एक डीमेट अकाउंट ओपन करिए फ्री, और उसके बाद में जो नंबर हम देंगे उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो कोर्स हम देने का वादा कर रहे हैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी। ओके, तो ये 3 दिन के लिए आपको रहता है, ऑफ़र खुला रहता है, आप उसमें बाय कर सकते हैं। किसके थ्रू,
यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। और पहले अभी तो यूपीआई आ गया तो बहुत आसान हो गया, लेकिन उसके भी अलावा क्या है कि पहले था एएसबीए एप्लीकेशन। एएसबीए एप्लीकेशन क्या होता है? ये होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये कैसे होता है कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 10,000 का, जैसे मैंने बताया कि 10,000 का एक लॉट है, आपको एक लॉट बाई करना, तो बैंक में ही जो 10,000 रहता था वो ब्लॉक हो जाता था, उसको आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको बैंक देता रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको अगर कोई अलॉट हो जाता तो वो पैसा जो है, जो 10,000 है, वो आपका कट जाता, और जो आपका शेयर है वो आपके डीमेट में शो करने लगता। ओके। लेकिन फ़िलहाल यूपीआई बहुत आसान हो गया, आप तुरंत ही पेमेंट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आपको कोई आईपीओ जो भी, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो अलॉट हो जाए और आपको मिल जाए। ठीक है। यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, जैसे मैंने बताया कि पेटीएम मनी एक अच्छा ही ब्रोकर है, वहाँ पर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। लिस्टिंग के 3 दिन के बाद में क्या रहता है, आपका आपके डीमेट में वो दिखने लगता है। ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर अभी डिजिटल का ज़माना है, तो आपको फास्ट जो है सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो इशूअर रहता है उनको, जो जिसको पैसे चाहिए उसको आसानी से, उसको जल्दी पैसे मिल जाते हैं। इन्वेस्टर क्या होता है कि उसको अर्ली लिक्विडिटी, यानी कि वो आसानी से उसको बेच पाता है। लिक्विडिटी मतलब यही होता है कि अगर हम कोई शेयर बाई कर रहे हैं तो तुरंत वो बाई हो जाए, अगर उसको हम बेच रहे हैं तो तुरंत ही बिक जाए। ऐसा नहीं कि हमने सेल का ऑर्डर लगा दिया और कोई सेलर ही नहीं मिल रहा है, बायर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अभी जो है काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं स्टॉक मार्केट से, तो लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ये होता है सारा का सारा प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों। हमारी वेबसाइट है stockstate.in, एक बार ज़रूर विजिट करिए। इस वीडियो में अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिए। पेटीएम मनी एक बेस्ट ब्रोकर है, उसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। अगर कोई भी बिगिनर है तो इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करके अच्छा खासा सीख सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें आप जो है आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, स्टॉक्स वगैरह हो गया, यहाँ तक कि आप डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। ओके। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में पेटीएम मनी में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में इस नंबर पे आप जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हमारी टीम इसको वेरीफाई करेगी, फिर आपको इसका जो भी कोर्स है वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको कोई चीज़ की हमसे रब्ता करना है तो stockstate.in@gmail.com पे आप जो है हमें मेल कर सकते हैं।